all of you are fine. और चलें जी, without further ado, let's start today's class and let me share the slides with you. ये ले जी, ये हमारे पास स्लाइड्स हैं जो हमने आज पढ़नी है. अटेंडेंस आप सब लगा ले बेटा. So today we are finally going to start with standard number 1 और ये स्टैंडर्ड जो है दिस इज नोन एज IS 1 एंड इसका नाम है, हर स्टैंडर्ड का ना आपने देखा होगा लास्ट टाइम, एक नंबर होता है रेफरेंस के लिए और फिर एक नाम होता है ये बताने के लिए कि एक्चुअली ये स्टैंडर्ड बता क्या रहा है. ठीक है, या किस चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करेगा. दिस इज हाउ अ स्टैंडर्ड इज नेम्ड. इसी तरह आपको बताया था जिस तरह IS2 उसका नंबर है और उसका नाम है इन्वेंट्री. इसका मतलब है कि रेफरेंस के लिए जब भी हम जिक्र करेंगे तो हम IS2 ही कहेंगे और जब भी कोई पढ़ेगा कि ये IS किसके बारे में है तो उसके आगे इन्वेंट्री पढ़ा लिखा देख के उसको समझ लग जाएगी कि ये इन्वेंट्रीज के लिए है. इसी तरह IS7 जो हमने करना है वो कैश फ्लोज के बारे में है तो वो IS7 उसका नंबर है फॉर रेफरेंस और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज उसका नाम है आपकी गाइडेंस के लिए कि ये किस आइटम के बारे में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएगा. तो सिमिलरली हम स्टार्ट कर रहे हैं IS1 के साथ विच इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसका मतलब क्या है कि IS1 आपको ये बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप लोग बनाते हैं वो कैसे बनानी है. प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम नहीं, फॉर्मेट्स या नाम नहीं बताएगा बल्कि एक्चुअली जो उसके अंदर आइटम्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करता है ये स्टैंडर्ड. जिस तरह आप यहाँ सामने देख रहे होंगे डेफिनेशंस के अंदर एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी एटसेट्रा लिखा हुआ है. तो बेटा ये वो तमाम चीजें जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती भी हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया जाएगा कि ये क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं और इसके अलावा वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में यूज होते हैं ये आपको बताएगा IS1. इन शॉर्ट IS1 इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक और अब मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि IS1 इज बेसिकली द समरी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यही चीजें करनी है विच इज टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और यही वो टर्म्स हैं जो आप पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं और यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं. तो बेसिकली आगे जितने भी स्टैंडर्ड्स आप पढ़ेंगे उन सब की जो बेस है वो IS1 है. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है क्योंकि इसमें आपके के सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बनेंगे और आप लोगों के लिए इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े सो या आईकॉम में नहीं पढ़े या कभी भी नहीं पढ़े तो आप लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ये चैप्टर गौर से सुनिएगा. दिस वुड क्लियर आउट ऑल ऑफ योर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. मैं दोबारा बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फॉर्मूलाज या वो क्वेश्चंस नहीं होंगे. क्वेश्चंस भी हम बाद में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ इस इन फॉर्मेट्स के तहत. लेकिन ये फॉर्मेट्स के अलावा बेटा ये आपको तमाम वो आइटम्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उनके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू देगा ये स्टैंडर्ड, वो क्या होते हैं. ठीक है, और खास तौर पे बिलखसूस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए. तो जो नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इस स्टैंडर्ड को कॉन्सेप्ट से पढ़े. फिर मैं आपको बताऊंगा ये आपको अब देखें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास ये लेक्चर्स जो हैं ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाते हैं तो यू डोंट नीड टू राइट देम. सो लिसन एंड लिसन केयरफुली. ठीक है,
यही मैं आप लोगों से इंतजार करूंगा कि इसको गौर से सुनिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंडर्ड व्हिच इज द IS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं। ये देखिए जी, इसकी एक हिस्ट्री है जी। ये ये याद करना जरूरी नहीं, वैसे ही आप लोगों को एक जनरलाइज करने के लिए। अच्छा ये देखें जी, हिस्ट्री ऑफ IS1। अच्छा ये एक वेबसाइट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग पूछते हैं बुक कौन सी, बुक कौन सी। बुक बेटा कोई नहीं है एज सच, ये स्टैंडर्ड्स के ऊपर कोई एज सच कलेक्टिव बुक नहीं है। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बुक्स है, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा डिटेल में है जो हमने नहीं पढ़ना। ठीक है, ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिएगा, iasplus.com। ठीक है, ये बकायदा स्टैंडर्ड्स के लिए ही वेबसाइट बनाई गई है। और ये आप, इसके अलावा एक हमारे पास ifrs.org, ये भी एक वेबसाइट है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, तो उससे भी पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इवन हम जब ACCA में पढ़ते थे तो तब भी ये वेबसाइट बहुत ज्यादा यूज की जाती थी। हम भी इसको बहुत यूज करते थे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स इस वेबसाइट को बहुत यूज करते हैं, iasplus.com। अच्छा, इसमें ना कुछ ज्यादा डिटेल्स होंगी क्योंकि हमने इतनी नहीं पढ़नी। तो आप लोग जितनी आपको हम पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, उतना ही आप डिटेल में जाइएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये इसके बाद फिर ये लेफ्ट साइड पे आप देखें, जब आप IS1 खोलेंगे ना तो यहाँ पे लेफ्ट पे बाकी स्टैंडर्ड्स भी आ रहे होंगे। ये लेफ्ट पे सारे स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। और ये जिस स्टैंडर्ड को आप क्लिक करेंगे वो स्टैंडर्ड खुल जाएगा और इसी तरह उसकी डिटेल सारी आ जाएंगी। ठीक है, सो बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी IS1। अच्छा, तो IS1 के बारे में, अब ये एक स्टैंडर्ड का ना फॉर्मेट एक होता है, कोई आज सच प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तो नहीं होता। तो ओवरव्यू पहले बताया जाएगा उस स्टैंडर्ड का। ठीक है, अब आप ओवरव्यू अगर पढ़ें, चलें जी, ये हम ओवरव्यू अगर पढ़ें, आप देखें, द IS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेट्स आउट द ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये लाइन इंक्लूडिंग हाउ दे शुड बी स्ट्रक्चर्ड, द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंटेंट एंड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट्स। तो ये आप देखेंगे कि ये आपको पढ़ते ही आइडिया हो गया होगा कि ये एक्चुअली IS1 बता क्या रहा है। तो ये हर स्टैंडर्ड का तकरीबन यही फॉर्मेट होता है। सबसे पहले उसका ओवरव्यू दिया जाता है कि वो क्या बताने जा रहा है, ताकि पढ़ने वाला पहले ही अंदाजा लगा ले कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड के अंदर। तो ये IS1 का ओवरव्यू है। ठीक है जी। अच्छा, देन यार ये स्क्रीन ये आगे आ जाती है इसको। अच्छा जी, उसके बाद ये IS1 के बारे में अगर आप देखें, IS1 वाज री इशूड इन सितंबर वगैरह, ये आपको जानने की जरूरत नहीं। हिस्ट्री होती है जी, फिर ओवरव्यू के बाद हर स्टैंडर्ड की फिर हिस्ट्री लिखी जाती है कि ये स्टैंडर्ड किस डेट को बना, फिर इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते गए। आप देखें जी, 1974 में ये स्टैंडर्ड इशू किया गया। उसके बाद इसमें थोड़े से चेंजेस आते गए और कुछ और स्टैंडर्ड्स को इसके साथ मर्ज करते गए। 94, 97, 2003 में फिर इस स्टेटमेंट को फाइनली नए नाम से दोबारा इशू किया गया, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले इसका नाम और होता था, अगर आप देखें, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सबसे पहले इसका नाम था 75 के अंदर। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता जी फिर 2005 में चेंजेस आए, 6, 7 हर साल देखें। अब आप देखें ना कि वो जो हम बात करते कि IS के जो ISB है, वो वैसे हाथ रख के, वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहता, बल्कि हर साल अगर कोई
उनको चेंजेस नेसेसरी लगे तो वो स्टैंडर्ड में चेंजेस लाते रहते हैं और अगर उनको लगे नया स्टैंडर्ड इशू करना है तो नया स्टैंडर्ड भी इशू कर देते हैं। तो आखिरी इसमें जो हरकत हुई थी आईएस 1 में वो 15 जुलाई 2020 में हुई थी और वो क्या हुई थी कि डेफर्स इफेक्टिव डेट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। ये एक छोटी सी अमेंडमेंट थी, ये हमें खैर पता भी नहीं चलेगा। तो ये वैसे ही आपको बताने के लिए, ये याद नहीं करना आपने इस हिस्ट्री को। तो सबसे पहले ओवरव्यू था कि है क्या आईएस 1, हिस्ट्री इसके बारे में, और फाइनली हम बढ़ते हैं उसके मेन टॉपिक की तरफ व्हिच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएस 1। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको आईएस 1 क्यों कराया जा रहा है, और ये जो इतना पैराग्राफ लिखा है इसको मैं अगर समराइज करूं, और एक मिनट, चलें जी वापस आते हैं इस पे। अगर इसको जी समराइज किया जाए इसके ऑब्जेक्टिव को, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 1 is to assist the accountants in preparing financial statements। ये है IAS 1 का मकसद, और ये उसकी सारे पैराग्राफ की समरी है जो आप पढ़ेंगे कि बेसिकली IAS 1 क्यों बनाया गया, ताकि अकाउंटेंट्स को मदद की जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इसी तरह अगर आप IAS 2 की बात करें, तो IAS 2 था इन्वेंटरीज का एसेट, इन्वेंटरीज का स्टैंडर्ड। तो IAS 2 का मकसद क्या है, जब आप आगे पढ़ेंगे भी तो उसकी भी मैं समरी अगर बता दूं, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 2 इज टू help accountants in classifying and valuation of inventories, in classification and valuation of inventories। ये उसका ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली दिस इज अ वन लाइनर जो आपको मकसद बता रहा है कि आप क्यों ये स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। इस स्टैंडर्ड को पढ़ के आपको मदद मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। तो आज तक जो आप बैलेंस शीट्स का आपने रट्टा मारा है, इनकम स्टेटमेंट का रट्टा मारा है, ये स्टेटमेंट्स का, तो अब आप कॉन्सेप्ट्स के साथ देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती कैसे हैं और क्यों बनती है। ठीक है जी, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, मूविंग ऑन, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्कोप का मतलब है इसका वर्किंग एरिया कितना है, ठीक है, इसकी रीच कितनी है, ये स्टेटमेंट कहाँ, ये स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। दिस इज द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। अब IAS 1 जो है, IAS 1 का स्कोप है प्रिपरेशन ऑफ ऑल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या स्कोप है जी इसका, प्रिपरेशन ऑफ ऑल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये है इसका स्कोप। मैंने एक काम करता हूँ, ये साथ ना लिख भी देता हूँ, अकाउंटेंट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, और स्कोप इसका है ऑल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए, ये इसका स्कोप है, यानी ये कौन सी स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, जनरल, तमाम जनरल पर्पस स्टेटमेंट्स में को बनाने में आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने जिक्र किया जनरल पर्पस स्टेटमेंट्स का। अब जनरल पर्पस स्टेटमेंट्स क्या होती है जी, ये आप लोगों ने देखना है कि हम एक्चुअली, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे हम, वो सीखेंगे वो कैसे बनानी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये है कौन सी, ठीक है, तो इनके नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चले जी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, वो कौन सी हैं जी, और वो एक्चुअली है क्या, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के साथ उनको देखते हैं। तो नंबर वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है जी। नंबर टू
is statement of comprehensive income. चलिए, third general purpose statement is statement of cash flows. Fourth is statement of changes in equity. And finally हमारे पास है notes and disclosures. ये है जी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने बनानी है या बनानी सीखनी है। ये तो आपने बनाई होंगी ऑलरेडी, 2-3 तो आपने बनाई होंगी, है ना? नाम सुने-सुने लग रहे हैं जी? या सोने-सोने लग रहे हैं? ये कभी आपने नाम सुने? ये बेटा आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुने इनके, ऐसा ही है। और ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो सारी दुनिया में बनाई जाती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमने इन स्टेटमेंट्स के नाम भी नहीं सुने। लेकिन घबराने की बात नहीं, घबराना नहीं है। और क्यों नहीं घबराना? आपने नाम बेशक नहीं सुने, लेकिन इनमें से 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने की हैं। 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने की हैं, वो आपको कुछ हद तक बनानी भी आती हैं, लेकिन उनका नाम नहीं यहाँ पे आ रहा। असल बात ये है कि वो जो 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने की हैं, उनका नाम यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उनका नाम फिर कहाँ से आएगा जी? उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हमने जो की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द नेम ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आप लोगों को पता है ना, सबको, हम सबकी चाहिए है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज एक्चुअली द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट का नया नाम, बल्कि अब तो ये भी पुराना हो गया है, वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो याद रखिएगा कि बैलेंस शीट का अब जो नाम यूज होता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है? तो अगर कभी भी आपको ये सुनने को मिले या कुछ सवाल कर ले, हाँ जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बजाय इसके कि आप लोग ब्लैंक हो जाएं और आप जमीन की तरफ देखें कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, तो ऐसी बात नहीं है। बेसिकली बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। ठीक है? अब दूसरा जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, बेसिकली इसका नाम अब और लंबा हो गया, लेकिन चले हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तक ही रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड अदर इनकम भी आ गया है, लेकिन इसका जो नाम आपने पढ़ा है दैट इज इनकम स्टेटमेंट। तो अच्छा, आईकॉम वालों ने तो इसका नाम इनकम स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने पढ़ा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से पढ़ा होगा। वो नाम बेटा बाकी में 1902 में जो हम कहते हैं ना, वो इस्तेमाल होता था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको कहा जाए। बहुत पुराना नाम है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि आपको अगर वो नाम आप इस्तेमाल करें तो वो गलत है जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अभी भी बैलेंस शीट दुनिया में बैलेंस शीट के नाम से ही पहचानी जाती है, क्योंकि ये इसका एक बड़ा पुराना और बड़ा सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाम है। इनकम स्टेटमेंट को अभी भी इनकम स्टेटमेंट ही कहते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इसके पीछे ना एक मकसद है, और एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है इनकम स्टेटमेंट का नाम। इनके पीछे मकासद है, वो क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले बाकी स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बता दूं। सॉरी, अच्छा, तीसरी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाई,
ये हमने इस सेमेस्टर में बनानी सीखनी है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होती है और कैसे बनाई जाती है, और स्टैंडर्ड जो हम I7 है उसको डिटेल में पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इज आल्सो अ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इसी तरह एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये शायद थोड़ी सी आईकॉम वालों ने कंट्रोल अकाउंट जब पढ़ा हो या पार्टनरशिप अकाउंट, उसमें शायद ये इसका जिक्र हुआ हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। लेकिन ये भी एक स्टेटमेंट है, जनरल पर्पस स्टेटमेंट है। ये इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी ऊपर वाली तीन है। ये अमूमन कंपनीज नहीं भी बनाती, अगर बनाती भी हैं तो वो हमारे इतने काम की नहीं होती। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है ये एक स्पेशलाइज्ड सिर्फ मतलब पब्लिक कंपनीज वगैरह में ही आप बनाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, और वो भी कोई बनाएगा नहीं बनाएगा, खैर वो फिलहाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वो आगे कभी फाइनेंस की किसी सब्जेक्ट में जरूरत पड़ी तो वहां पढ़ी जाएगी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या देखेंगे उसकी नीड के मुताबिक, अगर टाइम हुआ तो हम जरूर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये भी एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और फाइनली हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली एक स्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि उसको हम कहते हैं नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स। अगर कोई इंफॉर्मेशन जो इन स्टेटमेंट्स में ना बताई जा सकी हो या कवर ना हो सकी हो, उस इंफॉर्मेशन को आप इंक्लूड कर देंगे एक अलहदा से नोट या डिस्क्लोजर की फॉर्म में। और ये कोई बकायदा एक फॉर्मेटेड स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक पैराग्राफ है जिसमें आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अपने काम को। ऊपर जो आपने स्टेटमेंट्स बनाई है उनको बेसिकली आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे उनको एक पैराग्राफ लिख के कि हमने ये किया है, अगर जरूरत आपको लगे। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा, और बैलेंस शीट के अंदर आप एक डेप्रिसिएशन की अमाउंट को डिडक्ट करते हैं, तो आप नोट्स एंड डिस्क्लोजर में बताएंगे कि आपने डेप्रिसिएशन की कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल की। इसी तरह जब आप इन्वेंट्री की वैल्यू लिखेंगे तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो लिख दी इन्वेंट्री की वैल्यू बैलेंस शीट में, लेकिन नोट्स एंड डिस्क्लोजर में आप बताएंगे कि आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया। तो ये नोट्स एंड डिस्क्लोजर बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन होती है आपके कुछ कामों की, जो आपने ऊपर कुछ डिफरेंट काम या एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए हो जिनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। तो नोट्स एंड डिस्क्लोजर एक अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। अच्छा जी, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तीन इंपॉर्टेंट है जो हमने करनी है, जो आप यूजुअली बनाते हैं, वो है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, AKA means also known as balance sheet, और statement of comprehensive income AKA income statement, and statement of cash flows या cash flow statement। तो ये तीन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब ये स्टेटमेंट्स होती क्या है, जब मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, तो हमने कहा था काउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है आखिरी, ये है जी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मकसद। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली वो सारी इंफॉर्मेशन को एक अंडरस्टैंडेबल और मीनिंगफुल मैनर में ऑर्गेनाइज कर देती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका एक फॉर्मेट है जो कि बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। तो ये फॉर्मेट के तहत अगर आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसको एक मतलब मिल जाएगा। और वो मतलब क्या होगा, वो मतलब जी आपकी कंपनी की किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को जानने का मौका आपको मिल जाएगा। और वो मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं, तो जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का नाम क्या है जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सो बैलेंस शीट आपको क्या इंटरप्रेट करने में मदद करती है, बैलेंस शीट आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, देखिए जी फाइनेंशियल पोजीशन
ये बताती है। So balance sheet is a way of interpreting the financial position of the company. फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है the current situation of assets and liabilities. तो कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो पोजीशन है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कहलाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो आप बताएंगे सर मेरे पास एक बाइक है 1990 की, और मेरे पास जो है वो कुछ कपड़े हैं, और मेरे पास एक कमरा मुझे मिला हुआ है अपने घर में, तो 2 दिन जूते हैं, बस सर मेरे पास ये है। लेकिन या 4-5 हज़ार रुपया कैश पड़ा हुआ है, लेकिन सर 1 मिनट ठहरे, ये जो पैसे हैं 4-5 हज़ार, ये सारे के सारे मेरे नहीं हैं। इनमें से 2,000 रुपया मैंने उधार लिया हुआ है दोस्त से, वो उसको वापस करना है, और 1,000 रुपया जो है वो मैंने खोखे वाले से उधार किया हुआ है, वो मैंने वापस करना है। तो मेरे पास तो एक्चुअली अब पीछे 2,000 रुपए बचे। तो ये बेसिकली, ये जो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन बताई है, ये आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में है, और इसी से मैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाजा लगा लूंगा। या इसको थोड़ा और कोई बेहतर इंसान हो, यानी आप तो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट बेचारे की यही हालत होती है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर कोई आप 10 साल बाद की अपनी पोजीशन बताएंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा हाँ जी बेटा क्या आजकल पोजीशन है, तो आप कहेंगे सर अल्हम्दुलिल्लाह एक घर है, इतना घर है वो, और एक गाड़ी है, ये फलां वाली फलां मॉडल की गाड़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने कैश है मेरे पास, बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, इतने के बॉन्ड है मेरे पास, इतने के म्यूचुअल फंड्स है मेरे पास, इतने के स्टॉक मार्केट के शेयर्स है मेरे पास। फिर साथ ही आप कहेंगे लेकिन सर मैंने इतने पैसे फलां के भी देने, इतने फलां के भी देने हैं, तो उससे मैं अंदाजा लगा लूंगा अच्छा ये इसके एसेट्स हैं और ये इसकी लाइबिलिटीज। तो ये बेसिकली इस फाइनेंशियल पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। तो फाइनेंशियल पोजीशन इज बेसिकली a summary of the asset and liability position of a company or someone। तो कंपनी की भी जब फाइनेंशियल पोजीशन की बात करेंगे, तो कंपनी के तमाम एसेट्स और कंपनी की तमाम लाइबिलिटीज, इनका एक मिक्सचर होगा, जो कि हम एक फॉर्मेट के ऊपर शो करेंगे, और उस फॉर्मेट को हम कहते हैं बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सिमिलरली, अच्छा जी आपका आखिरी मिनट रह गया है, आपने रीजॉइन कर लेना है। इन केस आपकी क्लास खत्म होती है तो बेटा आप लोगों ने इसको रीजॉइन कर लेना है। सिमिलरली जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, आपकी इनकम स्टेटमेंट भी या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है, वो भी आपके यानी कंपनी के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को शो करती है, और वो हमें मदद करती है कंपनी के किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट। जी बेटा वेलकम बैक, और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। और हम लोग बात कर रहे थे इनकम स्टेटमेंट की। चले वो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, यही देखते हैं जी। इनकम स्टेटमेंट इज ऑल्सो फाइनेंशियल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मैंने आपको बताया था जिस तरह की बैलेंस शीट, इसका नाम अब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको बताती है। सिमिलरली एक इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपको एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। तो अगर कोई पूछे जी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, या कभी आपको ये टर्म सुनने को या बताने को मिले, तो याद रखिएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज एक्चुअली द प्रॉफिट इज इट हैज जनरेटेड, या किस तरह मेजर की जा सकती है थ्रू द समरी ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंसेस, जिसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं, उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड थ्रू इनकम स्टेटमेंट। तो याद रखें जी, फाइनेंशियल पोजीशन is measured through balance sheet या statement of financial position, and financial performance is measured through income statement या statement of comprehensive income, जो भी आप इसका नाम लेना चाहें।
तो ये जो स्टेटमेंट के नाम है एक्चुअली ये आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहे हैं। सिमिलरली एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, वो आपको नाम से आइडिया हो गया होगा वो किसके बारे में आपको बता रही है, किसी कंपनी की कैश पोजीशन के बारे में, कैश पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, तो वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो आपको एक कंपनी की ओनरशिप के बारे में बता रही है। इक्विटी का मतलब आगे हम देखते हैं, ओनरशिप है तो वो किसी कंपनी की ओनरशिप के बारे में आपको बता रही है। ठीक है जी, तो ये वो पर्पसेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और सिर्फ यही पर्पस नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अब आप जरा इस कॉन्सेप्ट को समझें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जा रही हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मकसद क्या है। सिर्फ ये एक रटा रटाया फॉर्मेट नहीं है बेटा, इनके पीछे कॉन्सेप्ट है इनके बनाने के पीछे। ठीक है, तो आपको शायद थोड़ा सा आइडिया इसका हो रहा हो, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स हैं और कंपनी के बारे में जानने के लिए, वो जो मैंने आपको बात बताई थी ना डेफिनेशन का, जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है उसके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मजीद अगर बताया जाए तो बेटा हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक डिफरेंट यूजर होता है। ये याद रखिएगा, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक डिफरेंट यूजर होता है, और जो मकसद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो बेसिकली वो यूजर डिफाइन करता है कि मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देख रहा हूं। और आप तो एज एन अकाउंटेंट बना रहे हैं ना, अब जिस तरह एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट एक यूजर है। अब यूजर अकाउंटेंट ने क्या यूज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अकाउंटेंट इज गोइंग टू मेक दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसने ये रिपोर्टिंग के लिए यूज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो कंपनी की अकाउंटिंग है उसको रिपोर्ट करना है जब टू अदर यूजर्स, तो उसको वो यूज करेगा। वो जो इंफॉर्मेशन उसने बेसिकली रिपोर्ट करनी है या इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी है, उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करता है, बनाता है। अब अकाउंटेंट ने एक दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना ली, अब कौन इस्तेमाल करेगा जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? बेटा अब इसके इस्तेमाल शुदगान की जो तादाद है वो बहुत वसी है, और उसका उनका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत डाइवर्स है। तकरीबन आप कह लें कि हर बंदा ही, हर एंटिटी सोसाइटी की इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने वाला वो है एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ठीक है, एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं या आपकी टॉप मैनेजमेंट भी हो सकती है, एम्प्लॉइज एज वेल एज द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्यों? इन्होंने क्या इस्तेमाल करना है जी? इन्होंने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए फ्यूचर के डिसीजंस लेने हैं। तो द डिसीजन मेकिंग ऑफ द मैनेजमेंट और द एम्प्लॉइज इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट या अदर देन टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉइज जो है वो तमाम के तमाम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, और वो देखेंगे कि एसेट्स के कितने हैं हमारे पास, एसेट पोजीशन क्या है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लायबिलिटीज कितनी है, कब पे करनी है, कितनी पे करनी है, इक्विटी कितनी है, कितनी हम मजीद रेज कर सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, कहाँ कहाँ कमी कुताही रही, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो the management of the company also uses these financial statements। ठीक है,
इसके अलावा और कौन इस्तेमाल कर सकता है जी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसके अलावा आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। शेयर होल्डर्स कौन है? आपके मालिक। शेयर होल्डर्स कौन है जी? द ओनर्स ऑफ द कंपनी। आपसे बेटा मेरी मुराद है कंपनी की, ठीक है? जब भी मैं आप कहूंगा तो इसका मतलब है कंपनी की बात बता रहा हूँ। तो आपके जो ओनर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं हमारी कंपनी में क्या हो रहा है थ्रू दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो ओनर्स या शेयर होल्डर्स के साथ हमारी ये कम्युनिकेशन है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बहुत कुछ हमें बताती है रिगार्डिंग, सॉरी, ये हमें बहुत कुछ बताती है रिगार्डिंग द कंपनी। कंपनी की बहुत सी इंफॉर्मेशन ये शेयर होल्डर्स को बताती हैं। क्या हो रहा है कंपनी में, कैसे हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है, पोजीशन कैसी है, कैश की क्या सूरत हाल है, तो ये ओनर्स को बताया जाएगा थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अलावा हमारे शेयर होल्डर्स तो वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। इसके अलावा वो लोग, वो हजरात जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के नाम से हम उनको जानते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आर आल्सो द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा, अब जानने के लिए आपके पास क्या एक सोर्स है, और वो सोर्स जो आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। एक इन्वेस्टर जानना चाहेगा कि प्रॉफिट कितना है कंपनी का, तो उसको भी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही चाहिए, प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो देखने के लिए वो इनकम स्टेटमेंट देखेगा। एक इन्वेस्टर जानना चाहेगा कि इनकी लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है, वो देखने के लिए बैलेंस शीट देखेगा। वो जानना चाहेगा कि इनकी इक्विटी यानी ओनरशिप, क्योंकि शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स जो है वो ओनर्स ही बनते हैं अल्टीमेटली कंपनी के। तो एक कंपनी की इक्विटी किस तरह चेंज होती है, यानी ओनरशिप कैसे चेंज होती है, तो वो किस तरह पता चलेगा? थ्रू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सो ये अच्छा जी, हाँ जी, बस वाइंड अप करता हूँ जी, थोड़ी देर में मैं इसको। अच्छा, फिर ये जानने के लिए भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही देखेंगे। इसके अलावा और कौन यूजर्स है जी आपकी स्टेटमेंट्स के? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर आल्सो द वो कहने एक कंपनी की इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो आपकी कंपनी को पैसे लेंड करते हैं, लोन देते हैं आपकी कंपनी को। आइदर दे बी बैंक्स, और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकती है। अमूमन बैंक्स की हम बात करते हैं। क्रेडिटर्स वो जानना चाहते हैं आपकी कंपनी के बारे में बहुत कुछ, लोन देने से पहले भी और लोन देने के बाद भी। लाइबिलिटीज कितनी है आपकी कंपनी की, आपकी कंपनी क्या इतनी इनकम या रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि आपको वो इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकती है, क्रेडिटर्स को इन्वेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकती है। एक कंपनी के एसेट्स कितने हैं, ताकि कल को अगर जरूरत पड़े तो वो एसेट्स बेच के पैसे हमें वापस करेगी। तो ये सारी बातें जानी जाएंगी थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। कैश पोजीशन क्या है, क्योंकि कैश के थ्रू ही आपने इंटरेस्ट पे करना है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपको बताएगी। सो ये क्रेडिटर्स आर आल्सो वन ऑफ द मेन यूजर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, फिर और कौन लोग हैं जो आपकी स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं? बेटा एक और बहुत बड़ा यूजर जो है, आपको जान के हैरानगी तो नहीं होगी, लेकिन एक अजीब सा लगेगा, वो गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट्स आल्सो स्टडी एंड यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। कैसे? गवर्नमेंट ने जो टैक्स लेना होता है, उस टैक्स की कैलकुलेशन देखने के लिए वो आपकी इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। अच्छा, फिर गवर्नमेंट्स ने अक्सर
इंडस्ट्रीज को या कंपनीज को कुछ सपोर्ट करना होता है, कोई लोन देना होता है, ग्रांट्स देनी होती हैं, वो किस तरह पता चलेगा? कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशंस को देखते हुए। गवर्नमेंट्स ने अपनी फिस्कल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी होती हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनानी होती हैं, उसके लिए भी वो डिफरेंट कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखती हैं कि कंपनीज में एक्चुअली चल क्या रहा है आजकल। तो गवर्नमेंट्स आर आल्सो द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा और भी बहुत से फाइनेंशियल यूजर्स हैं। मीडिया को भी चाहिए होती है आपकी स्टेटमेंट्स पब्लिश करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, और लॉबी ग्रुप्स होते हैं उनको भी चाहिए होती है। खैर फिर जो ये मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, यार ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा थ्रू आउट बीबीए। बट ये वो मेन यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। इन लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके अलावा एक तो ये टॉपिक था हमारा पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसके बाद ही हमारे पास डेफिनेशन है, वो एक लंबा टॉपिक है, वो मैं चारों सारी डेफिनेशन हम इकट्ठी करें, और फिर एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का भी टॉपिक है, ये हम इंशाल्लाह ताला हमारी अगली क्लास में करेंगे। सो आज के लिए क्लास जो है वो फिलहाल इतनी ही करते हैं, एंड नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से अब पूछ सकते हैं। सो कोई क्वेश्चन है जी तो आप पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट।